वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, इस समय हम लोग सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के पार्ट 1 में हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा जो है वो 60 मार्क्स का है, पार्ट 2 हमारा 40 मार्क्स का है। हम लोग इस समय जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमारा जो है वो पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हमने इससे पहले जो है वो एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं किस तरह के बिजनेस की हम करें। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था मैंने आपको कहा था उसके सिर्फ एक टॉपिक आपको जो है वो रिवाइज करने हैं, बाकी चीज को नहीं करना है। रीजन ये है कि बाकी जो उसमें दिया हुआ है वो अलग अलग 5 चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए वहां से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वहां जो आपको एक चीज का ध्यान रखना था वो था कि फैक्टर टू बी कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम किस तरह से बिजनेस करें इसको तय करने के लिए किन किन चीजों का हम क्या करें, ध्यान रखें, किन किन फैक्टर को कंसीडर करें, ये बस हमें उस चैप्टर में देखना था। बाकी उसके अलावा हमने जितने भी तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ इंट्रो को देखा था। तो अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं कि उन चीजों को आपको उस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक टॉपिक को छोड़ करके। बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि अननेसेसरी बुक का वॉल्यूम ज्यादा नहीं करेंगे। पेंसिल से साइड में क्रॉस लगा लेंगे और उस टॉपिक पे स्पेशली डबल टिक लगा करके वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे। ये ना हो कि पूरे चैप्टर को ही खत्म कर दिया, वो टॉपिक भी नहीं किया। वो टॉपिक जरूरी है, वो कहीं और डिस्कस नहीं किया गया है। तो देखिए, जितने भी तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के दिमाग में आइडिया है कि कोई बिजनेस शुरू करना है तो उस बिजनेस को करने के 2 मेजर तरीके हैं। एक है कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में और एक क्या है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में। ये 2 मेजर तरीका है। अब ये तो नाम हो गया, कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में क्या है और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में क्या है। तो अगर हम बात करें पहले कॉर्पोरेट एंटिटी की, तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, और इनमें से जिन जिन कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात किए थे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, वो जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बात किए थे वो ये 3 था। निधि कंपनी के बारे में आपने अभी कुछ नहीं सुना था, सेक्शन 8 कंपनी भी आपने सुना था, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं। और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट फॉर्म में हो या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में हो, आने वाले समय में ये बहुत डिटेल में दिया और कुछ एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है। तो देखिए कैसे इसमें जो है वो कॉर्पोरेट फॉर्म में और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, कॉर्पोरेट एंटिटी, तो उस समय ऑटोमेटिकली आप देख लें कि वहां से कुछ अब लर्न करने की जरूरत, क्योंकि वो तो इतू सा था, यहां तो बहुत सारा चीज पढ़ना रहेगा। ऐसे ही दूसरा जो फॉर्म है उसका नाम क्या है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मल्टी एस्टेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, सोसाइटी, मेगा फॉर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म। अब इसमें से जितने को हम लोगों ने फर्स्ट में चैप्टर में सुना था जिसके बारे में थोड़ा बहुत, वो हमारा क्या था, पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कौन सा, बस यही 3 देखा था। अब देखिए वहां पे भी मैंने बोला था कि इसके अलावा भी और बहुत सारे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में है, कॉर्पोरेट एंटिटी के फॉर्म में है। तो अब वो शुभ घड़ी आ गया है जब हम इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमला हम लोग कर रहे हैं किस तरह की एंटिटी में, उसके बाद फिर पढ़ेंगे किसको, कॉर्पोरेट एंटिटी। और उसके बाद उतना ही नहीं, याद कीजिए उसमें एलएलपी भी था, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा एक अलग जो है वो चैप्टर है। उसमें आपने एमएसएमई देखा था, याद है, और बोला था कि यहां से कुछ ध्यान रखने दो, वो अलग से एक हमारा चैप्टर है। उसमें आपने स्टार्टअप भी देखा था, वो भी हमारा एक अलग से क्या है, चैप्टर है। तो इसका मतलब जो मैंने आपको कहा था वो चीज बार बार इसलिए रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि वहां से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है उस एक टॉपिक को छोड़ करके। तो चलिए अब जरा हम इसमें आते हैं और चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं किस पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे। एकदम ध्यान से बातों को समझिएगा। आप पढ़ते वक्त अगर पूरे के पूरे एक एक वर्ड और एक एक लाइन को रटने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए इस तरह का क्या कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे।
तो किया क्या जाता है कि आपको चीजों को कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, रटा नहीं जाता है। कॉम्प्रिहेंड कीजिए और समझिए कि कौन से बात को लिखना रहेगा, एक्सप्लेनेशन खुद दीजिए। आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, पता नहीं कितने पेज आपके होंगे, मेरे में 100 से ज्यादा ये स्लाइड में है। ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से जो है वो 10 स्लाइड का है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो है, आपके पेज के अकॉर्डिंग चले तो मुश्किल से 3 पेज, इससे ज्यादा का चैप्टर नहीं, 2 से 3 पेज। लेकिन बशर्ते आप उस तरीके से पढ़ते जैसे बता रहा हूं, तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला, समझने के बाद सबसे पहले यह भी तो बुद्धि लगाइए कि किस तरह का क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो देखिए ना, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले बात हम किसकी कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। कैसे पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट्स करके पूछेगा इस पे। तो इसमें हमें 3 नंबर या 5 नंबर का पूछेगा। तो जब हम इसे लिखना शुरू करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पॉइंट बस याद रखना होगा, बाकी डिटेल तो हम खुद लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन खुद देंगे। तो जितने भी तरह का एंटिटी है, उन एंटिटी के बारे में जानेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को जानेंगे और कैसे वो हम बनाते हैं ये जानेंगे। तो अभी हम जो है वो नॉन कॉर्पोरेट, यानी कि ये सब सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में नहीं होता है। तो पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी होंगे सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप, सबका पहले जानेंगे ये है क्या, फिर इसके फीचर्स देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपसे फीचर पूछ दिया तो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज से ही निकल करके ही तो फीचर आएगा। फीचर का मतलब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, या तो वो पॉजिटिव साइड जाएगा या किस में जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा। फिर देखेंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है। बस ऐसे ही करके सबके लिए दिया हुआ है। तो चलिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जो भी चीज हम लोग जानते थे, जरा उस चीज को रिकॉल करते, दोबारा बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने कहा कि इसमें एक पर्सन जो खुद चाहता है बिजनेस को कंट्रोल करके रखना, वो नहीं चाहता है कि मुझे किसी से पूछना पड़े, जो फैसला मैं लूं वो मेरा फैसला होगा और कोई उसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, रिस्क है तो है, सारा रिस्क मेरा होगा। अगर कल को कंपनी डूब जाती, कल को जो है वो आपका जो है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डूब जाता है, लायबिलिटी आ जाता है, तो वो लायबिलिटी आपके ऊपर अनलिमिटेड होगा। आपको सिर्फ बिजनेस के प्रॉपर्टी को बेच करके नहीं, अपना भी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके पैसे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। डे टू डे अफेयर्स की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर होगी। कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप बात करने जाए रिसोर्स पैसे को लेकर के, तो वो सब आपको मैनेज करना है। सारा डिसीजन आपका, सारा प्रॉफिट आपका, सारा रिस्क आपका, सारी लायबिलिटी आपकी, इवन आपके पर्सनल एसेट को अटैच किया जा सकता है। कल को आपने बिजनेस शुरू किया और पैसे नहीं दे पाए तो मतलब यह है कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस नहीं चला, जबकि आपने ईमानदारी से काम किया, का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉस में हैं, क्रेडिटर्स का पैसा आपके ऊपर है, आप पे कीजिए, अपनी ही प्रॉपर्टी को बेचिए, लेकिन पे करना पड़ेगा। अब इसी में इसके हम एडवांटेज और किस पे आएंगे। अब देखिए, इतनी बात जो हमने की है, 3 मार्क्स का अगर सिर्फ इसके बारे में बोलना रहेगा तो इसमें से हम निकाल के 5-7 पॉइंट लिख देंगे, लेकिन उतना ही नहीं, अभी हमारे पास और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये तो इतने में से हम निकाल देंगे। अब यहां पे हम इसके किस पे जाएंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ध्यान से सुनिएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका मिजाज है। क्या मतलब सर, हमारा मिजाज एडवांटेज डिसएडवांटेज? कोई भी चीज जो अभी एडवांटेज है उसी को आप डिसएडवांटेज भी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि बात ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कैसे अभी हम लोग करेंगे। तो यहां पे जितने पॉइंट दिए हुए हैं, अब इन्हीं पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहां है। मैं जब आपकी तरह था तो मुझे इसकी जरूरत नहीं होती थी। मुझे जरूरत थी सिर्फ ये याद रहना चाहिए, इजी फॉर्मेशन, मुझे याद रहना चाहिए स्विफ्ट डिसीजन, और ये वर्ड ऐसे ही एग्जाम में लिखना पड़ेगा। भीतर का चीज आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। अब सोचिए जरा, 3, 5, 7 ऐसा ही नंबर का तो पूछेगा। इतने सारे पॉइंट है, एक एक लाइन भी इसमें अगर हम लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इधर जाकर के रटने जैसा काम नहीं करेंगे, बल्कि यहां के पॉइंट को बस क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ये याद रह गया, काम खत्म। आप बोलिएगा सर ऐसे ही, हाँ, पॉइंट ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि हम लोग जब रिव्यू करते हैं, हम लोग जब कॉपी चेक करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं एग्जामिनर को, तो उनको यही चीज गया हुआ रहता है, तो यही ढूंढ रहे होते हैं। हर कोई जो है वो एकेडमिक्स में नहीं है, जैसे मैं एकेडमिक्स में हूं, लेकिन बाकी जो है सीएस वगैरह है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ उन्हें अब ये सब याद रहेगा। तो वो देखते हैं ये वर्ड मिला या नहीं मिला, लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस सेंस समझ गए कि बच्चे ने इस सेंस में कोई दूसरा वर्ड भी लिखा तो चलेगा, लेकिन हम रिस्क क्यों ले।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज बस ध्यान रखना रहेगा। और देखिएगा इसके बाद मैं कितने स्लाइड को गुजारूंगा जहां पे जाने की ही जरूरत नहीं, यहीं से सारा काम हो जाएगा। तो आपको भी जब पढ़ते वक्त इसी को जो है वो करके एग्जाम के समय में इस पोर्शन को रिवाइज करते हैं, इस पोर्शन से रिवीजन नहीं करना रहता है। हाँ, अभी के समय पढ़ेंगे या नहीं? अभी के समय एक बार जरूर लैंग्वेज के हर एक वर्ड को पढ़िएगा, रटना नहीं है, हर एक वर्ड को पढ़िएगा जरूर, ताकि आप लैंग्वेज क्या कर सके, सीख सके, जान सके। चलिए अब यहां अगर हम बात करें तो पहला चीज कह रहे हैं इजी फॉर्मेशन। मुझे बताइए क्या ये आप एक लाइन इस पे लिख सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन इसीलिए इजी है क्योंकि इसके लिए कोई एक्ट बना हुआ नहीं, इसीलिए इसका फॉर्मेशन क्या है, आसान है। एक बंदा को जब मुंह मन होगा मुंह उठाएगा, बिजनेस करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। स्विफ्ट डिसीजन, स्विफ्ट का मतलब होता है आसानी से डिसीजन लेना को क्या बोलते हैं, स्विफ्ट डिसीजन। क्यों स्विफ्ट डिसीजन बताइए? किसी से पूछने की जरूरत, एक आदमी है फटाक से फैसला ले लेगा, इसी को क्या बोलते हैं, स्विफ्ट डिसीजन। जैसे आप ही ने कुछ रिक्वेस्ट किया कि हमारे टाइम इसको ये किया जाए, वो एक बार में आपको नहीं कुछ बोल सकते थे, क्यों? क्योंकि उनको सारी जिम्मेदारी दी ही नहीं हुई है, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज मेरे तरह का आया तो मैंने बोला हाँ मैं लूंगा क्लास या नहीं लूंगा, तो मैं स्विफ्ट डिसीजन ले सकता हूं क्योंकि मुझे इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत, सोल प्रोप्राइटर है, किसी से पूछने की जरूरत, अकेला बिजनेस कर रहा है, लॉस प्रॉफिट सब उसी का है। सोल बेनिफिशियरी ऑफ, सोल का मतलब इकलौता, अकेला। क्यों बेनिफिशियरी है भाई? अकेले सारा पैसा लगाया है तो बताइए प्रॉफिट भी सारा का सारा उसका क्या होगा, अकेला होगा। बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन, कह रहे हैं कि उसको स्मॉल स्केल ऑपरेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि अगर बिजनेस आपका छोटा रहता है तो बहुत तरह का आपको गवर्नमेंट से फैसिलिटी और ऐड मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी बात, मैनेजमेंट भी आपका क्या हो जाता है, इनएक्सपेंसिव। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बिजनेस छोटा है, तो छोटे बिजनेस में फॉर खर्चे जो होते हैं वो भी क्या आते हैं, कम आते हैं। और बिजनेस जब छोटा है तो उसको मैनेज करने के लिए ज्यादा बड़े जो है वो मैनेजमेंट टीम रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अकेला काम कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का जो ट्रेड सीक्रेट है वो कहीं लीक नहीं होगा क्योंकि बिजनेस ही हम अकेले कर रहे हैं, वो जानकारी सिर्फ मेरे माइंड में है तो कैसे होगा। और अगर बहुत सारे लोग होंगे तो फिर तो जवाब देना पड़ता है हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, क्या हमारा सीक्रेट है। लेसर पेपर वर्क, रीजन कहीं पे भी कोई लॉ नहीं दिया हुआ है कि आपको इसे रजिस्टर करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, तो इसीलिए कहीं कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको फाइलिंग वगैरह को लेकर के भी जो है वो ज्यादा जो है वो कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए आप जो है वो इसमें कहीं पेपर वर्क की आपको रिक्वायरमेंट नहीं आती है। सिंपल टैक्स कैलकुलेशन, कहा गया कि यहां पे जो स्लैब में आप आएंगे, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, जो स्लैब बना हुआ है उस स्लैब में आपकी कमाई आएगी, उस अकॉर्डिंग आप क्या दे देंगे, टैक्स दे देंगे। आप टैक्स लॉ में ये बहुत डिटेल में पढ़िएगा। लोअर बिजनेस फी, बिजनेस फी क्यों लोअर होगा? क्योंकि जब हमारा मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इनएक्सपेंसिव नहीं रहेगा, जब हमारा बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो ऐसे केस में हमारा जो है वो बिजनेस फी वगैरह कम ही लगेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस नहीं, इसलिए आरओसी के पास आपको जो है वो कोई फॉर्म फाइल करते वक्त पैसे नहीं देना, लेकिन यही कंपनी के फॉर्म में जब आप आएंगे तो उसमें तरह तरह के फी क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्लियर है? देखिए ये बात, अब है मुझे एक चीज बताइए, इसमें कौन सा ऐसा बात है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप एक लाइन नहीं लिख सकते हैं? और अब मुझे बताइए अगर नहीं लिख सकते हैं तो खुद दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, क्या सीएस आपको करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो जवाब ना है। मैं इसीलिए बताता हूं ये चीज क्योंकि मेरा इरादा यह है ही नहीं कि आप मुझसे पढ़ें और यहां फंस जाएं, कभी नहीं। याद कीजिए मैं पहले दिन से कहता हूं कि अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो कभी सीएस नहीं बन सकते, और आता है तो इसके साथ और 4 कोर्सेज कर लीजिए, सब बच्चों का खेल है। 40% लाइए पास, 50% लाइए एग्रीगेट पास, लेकिन ये चीज होना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर अगर हमें ये भी याद नहीं रहेगा एडवांटेज में, इजी फॉर्मेशन कोई जो है वो ये है, स्विफ्ट डिसीजन, सोल बेनिफिशियरी, ये सब भी अगर हमें याद नहीं रहेगा तो फिर बोलूंगा चुल्लू भर पानी कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो इतना हमें क्या करना रहेगा, इतना तो ध्यान रखना रहेगा। हाँ, लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे,
लैंग्वेज अपना देंगे। जैसे स्विफ्ट डिसीजन को रटना नहीं है, यहां देखिए स्विफ्ट डिसीजन तो यहां से भी तो रट सकते हैं। In sole proprietorship, all the decisions relating to the business operation are taken by one person, which make functioning of business simple and easy. It gives better control. कौन सा चीज इसमें से हमने नहीं जाना है या बात नहीं की? बस यही है कि इनके लैंग्वेज अलग होंगे, हमारे अलग, लेकिन बात वही होगी या कुछ और लिख रहे हैं, या हम गाली गलौज कर देंगे? नहीं, हम एब्यूसिव नहीं यूज करेंगे, हम भी वही लिखेंगे। और उसके मार्क्स बच्चे कटते नहीं है, बस इंग्लिश होना चाहिए। ये नहीं कि है कोई डैश का लाल जो पढ़ के समझ ले मैंने जो इंग्लिश लिखा है, तो बॉस चैलेंज करेंगे तो गड़बड़ है। इंग्लिश होना चाहिए, ये बस है। और लिखने के लिए हमने राइटिंग स्किल की पूरी क्लास की है, कैसे अलाइनमेंट कैसे करेंगे, उस बेसिस पे चलेंगे। तो देखिए मैंने जो बोला क्या गलत बोला? अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताइए उस 11 स्लाइड की हमें जरूरत है? ऐसे ही आपके बुक में भी आप यही करेंगे, वहां मार्क करेंगे कि ये तो छूटना नहीं चाहिए रिवीजन करते वक्त, और इसकी हमें जरूरत। ये जब घर में रिवाइज करेंगे एक बार पढ़ करके तब, और उसमें कहीं भी कोई भी वर्ड में दिक्कत है, कोई भी चीज, तो क्या करना रहेगा? पूछना रहेगा, तभी तो आपका वोकैबुलरी इनरिच होगा। आइए अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लिमिटेशन। इसी को क्या बोलते हैं? डिसएडवांटेज। जो बोला था उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका मिजाज है। जो चीज एडवांटेज है उसी को आप डिसएडवांटेज में बदल देते अगर मूड खराब है तो। देखिए कैसे। अब यहां पे एक वर्ड जरा देखिए, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये स्विफ्ट डिसीजन कह रहे थे कि अकेला आदमी है तो क्या होगा डिसीजन लेने में, क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप के जो जब आप एडवांटेज को बता रहे थे तो ये बोला। अब बोल रहे लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट, अकेला है तो मैनेजमेंट स्किल भी तो कम हुआ, अकेले ही तो सब कुछ बताएगा, कोई और तो बताने वाला नहीं। अब ये बताइए, ये बिल्कुल आप ही लोग की तरह नहीं है। अगर मिजाज अच्छा है तो टीचर सिंपल सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक्सप्लेन करके बताते, ये उसका क्या हो गया? क्वालिटी। अब ऐसे करके कौन एग्जांपल देता है? अब यही क्या हो गया? डिमेरिट। अगर मान लीजिए कहते हैं कि नहीं, शुरू से ही जो है वो पैटर्न रखे हुए हैं, हमें जो है वो आदत लगाए हुए हैं कि क्लास तो बॉस इतने देर की होगी, ये नहीं कि बाद में जाकर के हमें एक ही बार जो है वो धप्पा लगना शुरू हो, इतनी लंबी लंबी क्लास होती है। अब मिजाज अच्छा है तो ये अच्छी बात है, नहीं तो कोई तरीका हुआ? हम इंसान नहीं है क्या, लगातार पढ़े जा रहे हैं? तो ये सब कुछ है कि आपका मिजाज कैसा है, आप करना क्या चाहते हैं। कभी वही चीज अच्छा लगेगा, कभी उसी चीज को आप क्या बोल देते हैं? डिसएडवांटेज। ये सब बोल रहा हूं। मम्मा बहुत अच्छी है मेरी मम्मा, मेरी मम्मा ये बना देती, मेरी मम्मा इनसे खराब तो कोई नहीं हो सकता, किच 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 करते रहती है। यही मम्मा अभी जो है वो अच्छी थी, अभी क्या हो गई? खराब हो गई। तो वैसे यहां पे है, उसी चीज से हम किस पे पहुंचेंगे? डिसएडवांटेज पे। तो देखिए ना, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल। क्यों है लिमिटेशन? अकेले हैं तो मैनेजमेंट स्किल कहां और से लाइएगा? लिमिटेशन ऑफ, देख लीजिए सब कुछ अभी फायदे फायदे, अकेले के कितने फायदे बता रहे थे, अब देखिए अकेले के नुकसान। अब ये क्या? लिमिटेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस। अब जैसे मेरे घर में ये चलता रहेगा, मेरी एक ही बिटिया है तो उसको बड़ा मजा आता है, और उसकी मम्मा का अलग व्यू, उनके बाबा दादी का अलग चलता रहता है। नहीं पापा अभी देखो, पापा कितना हमको समझाती छोटे, सोचो पापा अभी कोई और रहता, आपको इधर से तंग करता, इधर से तंग करता, मैं ही ना आपका सारा काम कर देती हूँ। देखिए बच्चा कितना तेज होता है, छोटा छोटा बच्चा, उसमें भी जब वो किससे उलझे? साइकोलॉजिस्ट से। उनका साइकोलॉजी देखिए, कभी कभी सोच सोच के हंसी लगता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो एक का अभी हम फायदे देख रहे थे, अब देखिए एक का नुकसान। नुकसान उसकी मम्मा गिनाती है, हम लोग के बाद किससे बात करोगी, किससे मिलने जाओगी, कौन लिखेगा, बहुत तरह का चीज। वैसे यहाँ पे भी है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के सिर्फ क्या देख रहे थे? अब देख लीजिए डिसएडवांटेज। कह रहे कि लिमिटेशन ऑफ व्हाट? ऑब्वियस सी बात है, अकेला है तो अपना ही पैसा तो लगाएगा, अगर इसके साथ और भी लोग रहते तो वो लोग भी क्या करते हैं? और भी पैसा लगाते। अनलिमिटेड क्या? अभी तो बोल रहे थे कि खूब सारा प्रॉफिट अपना ही होगा, अब किस पे आ गए? अनलिमिटेड। ठीक है भाई, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है, अपना मकान वगैरह भी क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा पैसे देने के लिए। लैक ऑफ व्हाट? अच्छा बोलिए तो इसमें क्या लाइन बोलिएगा, क्यों बोला? नहीं पढ़िएगा, बुक से नहीं देखना है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों बोला? हाँ वेरी गुड। अब बस यही चीज पे भरोसा कीजिएगा, फिर ये नहीं मिस यूनिवर्स, मैं कैसे मिस यूनिवर्स बन सकती हूं। मानिए कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या है? सही है,
ये लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में एक ही लाइन लिखना है और नहीं लिखना है। और लाइन लिखिएगा तो कैसे 3 मिनट का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मिनट में लिखना रहता है। 1 नंबर के लिए 1 मिनट 40 सेकेंड, सब मैंने आपको बताया हुआ है राइटिंग स्किल में। ध्यान से उन लेक्चर्स को देख लेंगे जो नए हैं। और वहां पे हमने कहा लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक ही लाइन तो लिखिएगा, इतने सारे पॉइंट है क्या, अगर उसको डेथ हो गया या डिसेबल हो गया तो बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म। यही देखिएगा कंपनी वगैरह जब पढ़ेंगे तो परपिचुअल सक्सेशन पढ़ेंगे, फलाना ढिमका सब देखते रहेंगे। देखिएगा कितनी चीजों के बारे में आएंगे। सेलिंग ऑफ बिजनेस इज अ चैलेंज, इसीलिए क्योंकि बिजनेस आपसे है। अगर मैं बात करूं नाइकी की, नाइक कंपनी जो है, पुमा, सुने हैं ये सब बड़े लोग, आप लोग तो पहनते होंगे, तो बहुत महंगा था, मैं तो नहीं लेता, मैं तो सेल पे भी सेल का इंतजार करता हूं, तभी ना 12 रुपए में कुछ खरीदूंगा। तो सेल पे भी जब सेल लगे तो जाते हैं। अब देखिए, आपने जो है वो नाइकी का नाम सुना है, पुमा का नाम सुना है, रिबॉक का नाम सुना है। इन सारे कंपनी में अगर हम बात करें कि आप कौन इसके ओनर है, तो आपको ओनर नहीं पता, लेकिन आप बिंदास जाके खरीदते हैं ना, आप नाइकी के नाम से खरीदते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके मालिक जो है वो पंकज कुमार है, इसके मालिक हरतरंग है, ऋषभ है, रितेश है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए जरा, कल के डेट में एक कंपनी जब बिकती है, कोई दूसरा ले लेता है तो आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड नेम है जो बिक रहा है, मालिक का नाम जो है वो नहीं बिक रहा है। लेकिन यहां पे इंडिविजुअल के केस में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब इंस्टीट्यूट में आप आते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो ज्यादा चलता है। इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इसमें टीचर कौन है। रीजन ये है कि हम जिनको भी लाएंगे वो उसी कैटेगरी के या हमेशा बेस्ट लाने की कोशिश रहेगी। अगर कभी टीचर की अनअवेलेबिलिटी हो जाती किसी भी कारण से, सुटेबिलिटी नहीं है टाइमिंग या किसी चीज को, तो हम क्या चाहेंगे, आपसे ज्यादा तो कंसर्न हमारा रहेगा कि हमारे इंस्टीट्यूट का रिपुटेशन स्टेक पे ना आए। क्योंकि आप तो एक बच्चा है, आप तो एक बार पढ़े टाटा गुड बाय, लेकिन हमारा तो ये पैशन और प्रोफेशन दोनों का पार्ट है। तो कह रहे हैं कि सेलिंग ऑफ बिजनेस चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उसी के नाम से ये है। दुकान पे देखिएगा, अरोड़ा जी नहीं है क्या, मतलब उन्हीं के नाम से लोग वहां पे जा रहे हैं, और अगर वो नहीं तो फिर बिजनेस उतना नहीं चलता है। रिस्क इन व्हाट, कौन सा रिस्क है डिसीजन मेकिंग में, अकेला तो रिस्क, अकेला तो डिसीजन ले रहा है। तो आप बोलिएगा सर वो बात थोड़ा बोल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का रिस्क, कि जो डिसीजन लिया वो सही है या, क्यों ऐसा रिस्क लग रहा है, हाँ अकेला ले रहा है। किसी भी चीज आप अपने अकॉर्डिंग कभी गलत थोड़ा ना होंगे, आपको तो लगेगा हमेशा जो आप कर रहे हैं वो क्या है। कभी कभी आप जब इनकाउंटर होते किसी भी चीज पे, मान लीजिए आपका अपना एक परसेप्शन है किसी चीज को लेकर के, लेकिन कभी आप जब किसी से कन्वर्सेशन करते, शांत मन से उसकी बात सुनते हैं, तो आपको लगता है नहीं गलत नहीं बोल रहे थे, ये बात भी तो वाजिब है, ये बात भी जो क्या है सही है। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने अपने में रहिएगा तो हमेशा लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या है सही। और ये आप तब समझेंगे जब क्या होती है गलती। जैसे मेरी बिटिया, अभी अगर उसको बोला जाए सबसे सही काम क्या है, तो सबसे सही खाना मैगी, वो पास्ता, वो बर्गर, ये सब है, चावल दाल। अगर उसे जबरदस्ती ना किया जाए तो मजाल है, उसे सिर्फ उसका पप्पा ही खिला सकता है, मम्मा के साथ तो युद्ध हो जाता है। कहने का मतलब है, जबकि ये चीज बताइए न्यूट्रियस है कि खाना चाहिए या नहीं, कोई और चीज बोली तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि अभी उसके माइंड में सिर्फ यही बात है। जब उसको धीरे से समझाया जाता है किसी चीज को लेकर के कि क्या हुआ बेटा, चलने में दिक्कत है, हाँ यहाँ दर्द कर रहा है, हम बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं है, थोड़ा ही दिन दर्द करेगा, फिर उसके बाद चल ही नहीं पाओगे, तब दर्द नहीं करेगा। चल नहीं पाओगे क्या होगा, वो बेटा अभी थोड़ा सा दर्द कर रहा है ना, क्योंकि चलने में दिक्कत हो रहा है, कुछ दिन बाद ये पैर काम नहीं करेगा तो चलोगे ही नहीं, बैठे ही रहना पड़ेगा, दर्द खत्म हो जाएगा। कैसे बात कर रहे हो, तो ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दाल नहीं खाओगी, ये नहीं खाओगी तो ऐसा होगा, ऐसा होता है। तो बोलते हैं अच्छा क्या देखती हो, यूट्यूब। अब यूट्यूब पे दिखाते, बेटा देखो तो सर्च करो तो ये नहीं खाने से क्या क्या बीमारी हो सकती है। अब मैं तो साइकोलॉजिस्ट, जैसे आप कितना भी जोर से आइएगा, किसी भी तरीके से आइएगा, मैं वट वृक्ष की तरह आराम से रहूंगा, ना मैं ज्यादा हिलूंगा नहीं डुलूंगा, आपको बस अस्थिर से चीजों को बताऊंगा। उनकी मम्मा जो है वो सीधे, सुनाई नहीं देता ये नहीं होता है, वो समझती कि जितने जोर से बोला जाए वो उससे ज्यादा जोर से बोलती है। जब छोटी थी तो भी होता था, वो समझती थी चिल्लाने का जवाब किससे दिया जाता है, और मेरे पे कभी नहीं चिल्लाती क्योंकि हम बात भी बड़ा आराम से धीरे से, या कभी जोर से बोल, बेटा ऐसे कौन बात करता है, तब उसे लगा हाँ हाँ पापा तो ऐसे बात करते ही नहीं है। और अब मम्मा को बोलेगी थी तो ऐसे बात करते हैं।
हर बात पे जोर जोर से बोलती हो। तो ये कहने का मतलब है कि आप कैसे देखते हैं। यहां पे देखिए, रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, अकेला है, हर डिसीजन क्या लगेगा, सही लगेगा। अगर कोई नहीं रहेगा तो अपने ही डिसीजन से चलेंगे। यही सबसे बड़ा बिजनेस को डूबने का क्या होता है, रिस्क होता है। जब अपने आप में जो है वो आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि आपके द्वारा लिया गया फैसला हमेशा क्या है, सही है। नो इकोनॉमीज ऑफ व्हाट, स्केल। नो इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है बिजनेस को बड़ा करना। यहां पे बिजनेस को बड़ा करने का स्कोप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अकेला मैनेजमेंट संभालिएगा, बिजनेस संभालिएगा, क्या संभालिएगा, आपके पास हेल्पिंग हैंड ही नहीं है, तो कैसे बिजनेस बड़ा होगा। अब मुझे बताइए, क्या इस चीज पे हम एक एक लाइन नहीं लिख सकते हैं? लेकिन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा, बोलिए। जब एक बार कोशिश करेंगे लिख के देखने का, तो भले मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लेकिन आपका क्या काम होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि राइटिंग मेरा वीक है, तो ऐसे ही लिख करके देखेंगे कि देखते हैं कि 3 मिनट में या 5 मिनट में हम एक एक पॉइंट लिख पाते हैं या नहीं। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि लिख रहे हैं, एक पॉइंट तो याद आया, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए, हाँ लैक ऑफ कंटिन्यूटी था, सेलिंग ऑफ बिजनेस स्टफ, चलो अब लिखते हैं। अब इसको हटा दिया, अब अपने से लिखेंगे कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, और छोटा छोटा एक एक लाइन करके लिखेंगे। ये नहीं कि एक ही पॉइंट को खींचे जा रहे, मार्क्स नहीं आएगा, हमें सारे पॉइंट चाहिए और प्लस एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल, इसी पे लिखने लगेगा तो आप 6-7 लाइन लिख सकते हैं। ना 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 ना, 2 लाइन में लिखिए, काम खत्म कीजिए, अगले पॉइंट पे आइए, उसके मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिख रहे, पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। एक पॉइंट लिख रहे हैं लेकिन 10 लाइन में लिखा है, आपको मार्क्स कम मिलेंगे, एक ही पॉइंट के लायक मार्क्स मिलेगा। आइए अब यहां पे बात करते हैं प्रोसीजर की। देखिए एक एक करके ऐसे ही पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन उसका देखा, फिर उसका क्या देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा, फीचर भी अगर पूछ दे तो फीचर मिक्सचर ही है। किसका मिक्सचर है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। बस आंसर करते वक्त ऐसे लिखेंगे, फॉलोइंग आर द मेजर फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या द मेजर फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर एज फॉलोज, और तब करके थोड़ा राइट करके एक एक पॉइंट करके लिखते गए। बस यही हो गया इसमें प्रोसीजर फॉर्मेशन का। अच्छा बताइए, इसको लेकर के हमने क्या बोला, फॉर्मेशन इसका क्या है, आसान है, क्योंकि एक बंदा जाएगा और लेगा, और कह रहे कि यहां पे ना कोई डीड बनाना, ना कोई क्या करना है, एग्रीमेंट बनाना है सोल प्रोप्राइटरशिप का। रजिस्ट्रेशन अंडर फॉलोइंग इनएक्टमेंट रिक्वायर्ड, अब किस किस एक्ट का इस पे यूज पड़ता है, ये है आपका शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये सारे जगह नहीं है, ये स्टेट स्पेसिफिक है। दिल्ली में जरूरत है, जैसे अगर आप किराना दुकान भी खोलना चाहेंगे तो दिल्ली चूंकि मतलब कैपिटल है हमारा, इसीलिए जो है यहाँ थोड़ा ज्यादा लॉ वगैरह होता है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया छोटा सा दुकान भी खोलेंगे तो ऐसे केस में शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग सूचना देंगे, ताकि हमें पता रहे कि किस गली किस मोहल्ले में कोई दुकान है, कहीं दुकान के आड़ में कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो। कल के डेट में मैं देखना रहा, कोई खबर आया, अरे सारे दुकानों में इस तरह की चीज सप्लाई किए जा रहे हैं, पता तो करो। अगर मान लीजिए उसके, अगर कोई ऐसा दुकान है जो नहीं बिना बिना इसके लाइसेंस के है, तो सबसे पहले उस पर शक जाएगा कि आपने अभी तक क्या नहीं किया हुआ है, इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे स्टेट में नहीं है, बाकी स्टेट में आपको दुकान खोलना है खोलिए, कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है। लॉ रिलेटिंग टू व्हाट, प्रोफेशनल टैक्स, ये भी हर जगह नहीं। इंडिविजुअल आप हैं, आप अकेले कोई काम करना चाहते हैं, तो अगर जो है आपको वहां पर जैसे सीएस का आप काम करना चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, कीजिए। कुछ जगहों पे इसको लेकर के है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कुछ स्टेट में ये कंपलसरी नहीं है, बस आप अपने इंस्टीट्यूट से लाइसेंस ले लीजिए। और इंस्टीट्यूट से लाइसेंस का मतलब है मेंबरशिप, जैसे ही आप सीएस बनते हैं आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, देखिएगा ये सेपरेट हमारा क्या रहेगा, एक चैप्टर ही रहेगा, सेपरेट चैप्टर, जहां पे हम देखेंगे कि कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप हम हैं तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो सकता है। अब क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मीडियम, क्या होता है स्मॉल, पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे जब उस चैप्टर में जाएंगे। मतलब मुझे बिजनेस तो करना है अकेले, लेकिन क्या मैं एमएसएमई के तहत कर सकता हूं, तो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये भी स्पेसिफिक। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब ये टर्नओवर के बेसिस पे है। अगर आपका साल भर का कमाई आपका जो है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा, 40 लाख, ये अलग अलग केस में दिया हुआ है, इंडिविजुअल कंपनी केस में दिया हुआ है। ये सब बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप इनकम टैक्स एक्ट यानी कि टैक्स लॉज जब पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, तब आप ये डिटेल में जानेंगे, उसी में आपको जीएसटी पढ़ना है।
थोड़ा बहुत मैं भी आपको बताऊंगा लाइसेंस लेते समय जीएसटी वगैरह के कंप्लायंसेस क्या क्या हैं थोड़े से, ताकि जो है वो आप इस चीज को जान सके। वो एक अलग चैप्टर हमारा अलग अलग लाइसेंस का दिया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, अगर आप इंडिविजुअल है लेकिन इंडिया के बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, सामान को बना करके इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना पड़ेगा। बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के ना कोई इंडिया से बाहर सामान बेच सकता है, ना इंडिया के बाहर से सामान मंगा सकता है बिजनेस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के तहत कुछ भी करने की जरूरत, ये लेने की जरूरत नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा जब ECIPL आप पढ़ेंगे, ग्रुप 2 जब हमारा स्टार्ट होगा, ग्रुप 2 जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा चीज है तो उसको क्या कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। जैसे आपने बड़ा अच्छा दवा बनाया, उसका पेटेंट ले लीजिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप उस बिजनेस को शुरू कीजिए। अपना आप जो है वो आपका जो पैन है उसी पे टैक्स जाएगा, आपके अकाउंट में क्या आएंगे, पैसे आएंगे। अब हम किस पे पहुंचे हैं, इसको लेकर के जो है वो जो एक्ट में जो एक्ट बना हुआ है उसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब ये बेसिकली जो है वो एक्ट 1932 ये कहता क्या है। अब हम पार्टनरशिप को जरा समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप में अगर आप देखेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कंप्लायंसेज हैं, लेकिन अभी भी इसमें कंपनी वगैरह से क्या है, काफी कम कंप्लायंसेज हैं। तो पहले जैसे चलते हैं वैसे चलिए। क्या क्या फीचर है किसके, पार्टनरशिप के, फिर चलेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मुझे बताइए जो फीचर होगा वो किसका पार्ट होगा, यही एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन्हीं सब में से जो है वो निकल करके आएगा। अब इसी को जब पढ़ रहे हैं तो फिर मैं बोलूंगा किस पे ध्यान रखना है आपको, कैप्शन पॉइंट पे ध्यान रखना है। भीतर की चीज को आप खुद से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कह रहे एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कहा गया कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनता है तो पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसपे दोनों साइन करते हैं। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। अगला पॉइंट, इंगेजमेंट इन बिजनेस। पार्टनरशिप जब भी होगा तो किसी भी तरह के जो है वो और काम के लिए नहीं, चैरिटी वगैरह के लिए नहीं, हमेशा बिजनेस के लिए और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए बनेगा। हो गया, बिजनेस का होना जरूरी है। बिना बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं बन सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा और लॉस में कौन कितना शेयर करेगा। अगर आप चाहें कि 90% प्रॉफिट आप ले, 10% किसी और को दे तो हो सकता है, बस दोनों का क्या होना जरूरी है, एग्री होना जरूरी, और एग्रीमेंट में ये क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि देखो भाई प्रॉफिट में मैं 90% लूंगा और लॉस होगा तो 10% दूंगा, कर सकते हैं, बशर्ते ये सब बात क्या रहे, एग्रीमेंट में जो है वो लिखा हुआ रहे। एजेंसी रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है एवरी पार्टनर, याद कीजिए एजेंसी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर एज वेल एज एजेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे जो आपने किया है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म अकाउंटेबल होगा, और अगर आपने कोई काम किया है तो उसके लिए आपके बाकी पार्टनर भी क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। और अगर कल के डेट में, फ्रॉड को छोड़ करके, अगर कल के डेट में बहुत मेहनत से आपने बिजनेस किया लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं चला, लॉस हो गया, तो कहा कि अब इस केस में सारे लोगों को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यही चीज हमारा डिसएडवांटेज में भी आ जाएगा। लायबिलिटी क्या है, जो अभी बोला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। रीजन बताया मैंने, अगर लॉस हुआ तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, उससे अटैच कर दिया जाएगा। अटैच करने का मतलब होता है उसको सेल ऑफ करके पैसे रिकवर किए जाएंगे। कॉमन मैनेजमेंट, कह रहे कॉमन मैनेज का मतलब क्या हुआ, कहा कि भाई हर पार्टनर जो है वो क्या है, हैज राइट टू पार्ट इन रनिंग ऑफ बिजनेस। हर आदमी को पार्टिसिपेट करने का मौका है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो देखिए कैसे चीजें जो है वो हमारा चल रहा है। इसलिए बोलते कौन सा मैनेजमेंट, कॉमन मैनेजमेंट। तो कॉमन मैनेजमेंट का मतलब है कि जब तक कोई पार्टनर ये नहीं कहता कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, तब तक वो सारे पार्टनर के पास राइट है मैनेजमेंट में क्या करने का, कंट्रीब्यूट करने का। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी ऑफ शेयर्स, इनके जो स्टेक होते हैं एक पार्टनर का, वो जल्दी किसी और को बेच नहीं सकते हैं, इसमें लिमिटेशन है। अगर बेचना भी है तो कैसे बेचेंगे,
सारे पार्टनर के कंसेंट लेंगे, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? कहा बिल्कुल ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ध्यान से सुनिएगा, नहीं है कंपलसरी। आपको नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन, क्या कीजिए, मत लीजिए। ये कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। नहीं करवाने से क्या नुकसान होगा बताऊंगा आगे, और करने से क्या फायदा होगा, दोनों एक ही तरफ जाएगा। करने के फायदे और नहीं करने का क्या नुकसान। ड्यूरेशन, कहा कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, जब तक वो एग्रीड है। अगर जो है उन्होंने तय कर रखा है कि पार्टनरशिप बाय विल है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को नोटिस देगा और देकर के क्या कर देगा, इसे जो है वो खत्म कर देगा। इसका मतलब है द पार्टनरशिप फर्म्स कंटिन्यू एट प्लेजर ऑफ पार्टनर, जब तक वो चाहे करे, पार्टनरशिप एट विल रहेगा तो। और अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो दूसरे को क्या करेगा, कंसेंट से लेकर के जो है वो इसको क्या करेगा, या तो एक्सटेंड करेगा या खत्म कर देगा। तो इसको बोलते हैं क्या, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बारे में हमने कहा कंटिन्यू एट प्लेजर ऑफ पार्टनर, लेकिन अगर कहीं पे दिया हुआ है कि इस तरह से हम चेंज कर कीजिए, नहीं तो आपने कुछ नहीं बोला था, बुलावा आ गया, कह के आता है 30 दिन बाद आऊंगा, 10 दिन बाद आऊंगा, 1 महीने बाद आऊंगा, कहा बिल्कुल ही नहीं। तो अगर ऐसे केस में क्या हो रहा है, अगर ऐसे केस में कह रहे हैं कि पार्टनर ने बनाया है पार्टनरशिप फर्म, तो जब तक चाहेंगे तब तक वो रहेगा, और जब वो एक दूसरे को नोटिस देकर के खत्म करना चाहे तो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। होल्डिंग आउट, ये आगे बताऊंगा, टाइप में आते हैं तो बात करेंगे इसको, फिलहाल इसको इग्नोर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ, अगर फर्म किसी भी तरह से जो है वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी गवर्न्ड बाय व्हाट, shall be governed by bankruptcy code 2016, where the amount of default is what, कह रहे हैं कि कब, जब आपका क्या हो, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना हो, 1000, 1000 या उससे ज्यादा है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत उसका क्या होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, यानी उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, लिटिगेट किया जा रहा है, उन्हें चीज को सेल ऑफ करना पड़ रहा है, उस केस में ये है। क्लियर है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कुछ नहीं है, वो एक कानून है जिसके तहत कंपनीज को खत्म किया जाता है, वैसे इसको भी खत्म क्या किया जाएगा, इसी के तहत जो है वो किया जा सकता। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ व्हाट पार्टनरशिप फर्म, कह रहे हैं कि ये आपका जो है कब, अगर कल के डेट में खत्म करना है तो इसी तरीके से होगा, ये नहीं कि बस खत्म बोल दिया और क्या हो गया, खत्म हो गया। टाइप ऑफ पार्टनर, अब इसको ध्यान से समझिए, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए, फिर आपकी मर्जी, इन सबको रखिए या मैं तो बोलूंगा बस इसको ध्यान में रखिए। पार्टनरशिप ऑफ विल, क्या हो सकता है विल, सोचिए तो, जब तक मर्जी पार्टनर्स आपस में क्या रहेंगे, और जब नहीं रहना है तो, अगर पार्टनरशिप एक्ट विल है तो ऐसे केस में वो सिर्फ जो है वो एक बंदा दूसरे को क्या देगा, और खत्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐसा पार्टनरशिप जो एक खास काम के लिए जो है आपने बनाया, काम खत्म, पार्टनरशिप क्या हो गया, खत्म। जैसे मान लीजिए कि सड़क बनना है, जनकपुरी से लेकर के उत्तम नगर सबके लिए नया सड़क बनना है। अब मान लीजिए हर्ष ने ठेका लिया, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, हर्ष का और जो है वो रितेश, ये दोनों मिल गए, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, बोला चल भाई ये असाइनमेंट हम उठा लेते हैं। तो ये असाइनमेंट तो दोनों भाई ने उठाया, लेकिन क्या, जिस दिन सड़क बन जाएगा, चीज सबमिट कर देंगे, इनका पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, खत्म। इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन ये कहते हैं कि अभी ये काम कर रहे, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, तब ये आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप फॉर व्हाट, फिक्स ड्यूरेशन, जहां पे आपने क्या किया है, हाँ जी, टाइम पीरियड जो है वो तय कर रखा है। अब देखिए कौन कौन से पार्टनर है, नॉमिनल, होल्डिंग आउट आ गया ना, दोबारा होल्डिंग आउट जो बोला था, अब बताते हैं। और कौन सा, माइनर पार्टनर।
तो चलिए जरा सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। क्या हुआ आपका एक्टिव पार्टनर? देखिए एक्टिव पार्टनर बेसिकली कहते हैं कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म बना, ऋषभ, रितेश, हर्ष, ऋषभ, रितेश, हर्ष, रुद्र, हार्दिक, सक्षम, हरतरंग, सातों मिल गए, कमाल मचेगा, बवाल होगा। ये मिलकर के क्या बनाए? ठीक। लेकिन इनमें से देखिए क्या हो रहा है। इनमें से जो है वो सक्षम कह रहे भाई मैं हाथ ना निकालूंगा। कहां से? नहीं नहीं, रखिए रखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एग्जांपल ऐसे देता। मैं जो है वो पॉकेट से तो हाथ ना निकालूंगा। तो जब पॉकेट से हाथ ना निकालेंगे तो वो काम करेंगे। बोलते देख पैसे में दे देता हूं लेकिन काम मैं नहीं करूंगा। हर तरंग कहते हैं देख मुझे कितना दुबला पतला, मैं अगर और काम करूंगा तो याद रख फिर ख्वाबों और ख्यालों में ही आऊंगा, सच्चाई में जो है मैं कभी जो है वो सामने नहीं आऊंगा। ये भी सैड हो गए। अब जो है वो हर्ष कहते हैं मैं कौन सा जो है वो खलीफा हूं, मैं कौन सा खली हूं, मेरा पोजीशन भी तो वही है, तो मैं भी उतना काम लेकिन पैसे दूंगा। ठीक। अब पैसे सब मिला रहे हैं लेकिन ये तीन जो हैं ये हो गए आपके स्लीपिंग पार्टनर। क्या हो गए? यानी जो एक्टिवली जो है वो काम नहीं करते उन्हीं को स्लीपिंग या कौन सा पार्टनर बोलते हैं। अब एक्टिव पार्टनर कौन हो गए? ऋषभ, रितेश, रुद्र और हार्दिक। ये क्या हो गए? एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है कि वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डे टू डे बिजनेस कंडक्ट में, उसको हम कौन सा पार्टनर बोलते हैं? और ये जो है वो आपका बिजनेस को कैरी करते ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इनकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है किसकी? एक्टिव। ठीक। यहां जो आपके हैं स्लीपिंग और वॉट, कहा ये पार्टनर क्या हुए? कहा बताया तो ये पार्टनर पैसे लाए हैं, इनको भी रिटर्न मिलेगा, सब होगा, लेकिन जो है वो इनको क्या नहीं होगा? इनको डे टू डे अफेयर्स के काम को संभालने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के बारे में थर्ड पर्सन भी बहुत कम जान रहे होते हैं, इसीलिए जब ये रिटायर करते हैं ना तो इनके रिटायर करने की सूचना नहीं भी देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उस बिजनेस को जानने वाले जो हैं वो ये चार लोग हैं जिनके बेसिस पे बिजनेस को क्या कर दिया जा रहा है, जाना जा रहा है। ये तीन है, ये तो पता भी नहीं चल रहा है, एक तो ऐसे ही है तो पता क्या चलेगा। लेकिन जो है अगर बताया भी तो नहीं, क्योंकि कैसे नहीं बताया, आप कहां एक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब सबके केस में नहीं, सक्षम भी तो है, लेकिन जो इन्होंने बोला आप किसी से बात ही ना करूंगा, पैसे दे दिया बस अपना हिस्सा लेने क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा, काम धाम नहीं करूंगा। ये आपके साथ खुद आप तय करेंगे कहां पे? पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर का वैसा पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लेंड करता है। क्या करता है? नाम जो है वो देता है, और ये जो है वो कोई क्या नहीं करता, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। एंड आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट लाइक अदर पार्टनर। इनका बस क्या होता है? पिक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब मॉनेटरी इंटरेस्ट इन लेंडिंग देयर नेम टू द फर्म। सिर्फ और सिर्फ ये फर्म को अपना नाम देता है। कि इससे होता क्या है? इससे बेसिकली होता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनको कंफर्ट जोन आता है, क्योंकि आप तो नए खिलाड़ी हैं, आप तो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बहुत ज्यादा रिपुटेशन है। अगर ऐसा है तो उनके नाम से क्या होंगे? उनके नाम से लोग आपके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। तो यही बेसिकली है कौन सा चीज? कैपिटल कंट्रीब्यूशन उनके तरफ से नहीं है, फिर भी वो पार्टनर होंगे और उनके जो है वो नाम का फायदा ये उठाएंगे, इसलिए उनको नॉमिनल पार्टनर जो है वो बोलते हैं। ये बात समझ में आया? नॉमिनल पार्टनर क्यों बोला? पैसे नहीं दे रहा है, अपना नेम जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है? अपना नेम जो है वो दे रहा है। और लेकिन कह रहे हैं
कि वैसे पार्टनर के पास हैव ए पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पिक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, और इसी के बेसिस पे कह रहे इन लेंडिंग देयर नेम टू अ फर्म। कहा ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ में आया। इन सर्टेन केसेस दे मे नॉट हैव एनी पिक्यूनरी, का हो सकता है कुछ केसेस में उनका क्या नहीं रहे, पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पिक्यूनरी का मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी, मॉनेटरी इंटरेस्ट ना रहे। इन डूइंग सो, फॉर एग्जाम्पल ए रिप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट मे विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव lend his name to a firm run by his, ऐसा इसलिए करते जैसे मान लीजिए कि पता नहीं आप लोगों से कितने लोग जानते होंगे, मुकेश अंबानी के बेटे जिनकी शादी हुई, अनंत अंबानी, अनंत है, बहुत दूर तक है। अब अगर हम बात करें उनकी, उनको लोग ज्यादा जानते हैं या जो है वो आपके जो है वो मुकेश अंबानी को? सबको पता है प्रॉपर्टी भी किसके नाम से है। हाँ जी, क्योंकि वो जिंदा, उनके नाम से प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने क्या किया कि उनका कोई प्रोजेक्ट अगर है तो अपना नाम दे रहे हैं कि ये भी प्रोजेक्ट किसका है, जियो के तहत, या जो भी नाम दे दीजिए, कह जियो है ना उन्हीं का प्रोडक्ट, ठीक कह रहा हूं ना। तो अब कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम दे रहे हैं, अब इनके नाम से क्या होगा, अनंत अंबानी के नाम में जब ये लगा कि इनके पापा भी इसमें पार्टनर है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का भरोसा ज्यादा होगा या नहीं। यह है बेसिकली पार्टनर में। अब देखिए यहां लिखा हुआ है पार्टनर बाय, एक बार मैं चाहता हूं कोशिश कीजिए आप, तरपिए, देखिए क्या कहता है। एक बार दूसरे वाले जगह से भी आप होल्डिंग आउट पढ़ सकते हैं, जहां से आपको जो है, मैंने नहीं बोला कि आगे चल के जो है वो देखते हैं, था ना कहीं हमारा ये, मतलब दोनों जगह से एक एक बार देख लीजिए कि कुछ समझ पा रहे हैं। मुझे समझाइएगा, उनको नहीं। बताइए मुझे आसान शब्दों में क्या कहना चाह रहा है। हाँ, हम्म, हम्म, अच्छा ध्रुव बच्चे, ये क्लास आपकी जो है वो जनकपुरी सेंटर से है, ये लक्ष्मी नगर सेंटर से नहीं है। आप लाइव के बच्चे हैं तो आपके हेल्थ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये जनकपुरी सेंटर से अगर आप इंफॉर्मेशन चाहिए था तो देखिए, इन्होंने जो बोला ठीक बोला। अगर मान लीजिए कि कोई है नहीं पार्टनर, देखिए नॉमिनल पार्टनर क्या हुआ, जैसे बड़े लोग अपने बच्चे के नए प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए अपना भी नाम देते, लेकिन याद रखिए नॉमिनल पार्टनर भी जो है वो क्या है,
अकाउंटेबल है किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनकी भी क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी होगी। अब यहां पे कह रहे हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। कहा गया कि इसमें वो वास्तव में अपना नाम दिया नहीं है, बल्कि वो इस तरीके से ट्रीट हो रहा है कि लोगों को लग रहा है ये भी यहां पे क्या है। लेकिन याद रखिए, जिसके सामने आपने उस तरह से ट्रीट किया उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, और लेकिन बाकियों के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि सक्षम और हरतरंग ने मिलकर के जो है एक बिजनेस शुरू किया, और इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और वो जो बिजनेस जो है वो चेयर बेचने का था, कुर्सी बना बना करके। तो इन्होंने क्या किया, उस दुकान पे जो है वो ऋषभ को रखा। ऋषभ पार्टनर नहीं है, क्या है वहां पे जो है वो एम्प्लॉय है। केयर टेकर क्यों बोलेंगे, खुल के बोलिए, डर किस बात का? क्या है? एम्प्लॉय। पोजीशन अच्छा दे रहे हैं, वहां पे जो है ये मैनेजर है। क्या है? मैनेजर है। अगर कहीं कल को कुछ गड़बड़ होता है तो मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होती है, ओनर की जिम्मेदारी होती है। मैनेजर का काम तो चीजों को बेचना है जो मालिक ने दिया है। वहां पे जो है वो एक दिन रितेश आते हैं और वो ऑर्डर के लिए आते हैं, जब ऑर्डर देने के लिए, और रितेश को जो है वो चाहिए था 1000 चेयर। कितना? बहुत बड़ा ये जगराता कराने वाले हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? 1000 चेयर। कोई भी रैली है, कुछ भी है, 1000 चेयर चाहिए, मतलब चेयर चाहिए। जब ये आए, और ये दोनों तो अपना बॉस वाले जगह पे थे, मैनेजर अपने जगह पे, तो जब वो बोले थे कि हाँ, जो स्टाफ गया कि हाँ 1000 चेयर का ऑर्डर देना, दोनों ने सुना, मालिकों ने, सक्षम और किसने? हरतरंग ने। अब जो है वो बढ़े उनके तरफ। तो इससे पहले कि ये कुछ बोलते रितेश, ये तो देख लिए किनको? ऋषभ को, रितेश ने। तो बोला अरे भाई तू भी यहीं पे। ये इन दोनों ने देख लिया, अरे ये इसको जान रहा है। और अब जो है, अच्छा भाई यहाँ पे तू क्या करता है? अरे करता क्या है, मालिक है, पार्टनर है। अब जो है वो ऋषभ ने देखा, ऋषभ बोल सकते थे नहीं नहीं नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है, मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं यहाँ मैनेजर हूं, मैं काम करता हूं यहाँ। इन्होंने भी सोचा थोड़ा कॉलर चौड़ा करने का मौका मिला है, और ऋषभ जो है वो रितेश के सामने थोड़ा अपना पढ़ाना चाह रहे थे। तो ये भी चुप, कुछ नहीं बोला, बस क्या रह गए? चुप रह गए। और ये दोनों जो बोल रहे हैं ये तो यहाँ क्या है? पार्टनर ही है। तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि सामने वाले को इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया कि ये क्या है नहीं। तो ये पार्टनर बाय क्या है? होल्डिंग आउट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रितेश के लिए। कल रितेश का 1000 चेयर का ऑर्डर अगर नहीं जाएगा तो इनके ऊपर तो केस फाइल कर सकते हैं, उनको भी पार्टनर के कैपेसिटी में वो स्यू करेंगे। किनको? ऋषभ को। जबकि ऋषभ तो वहां क्या है? एम्प्लॉय है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ी देर बाद हर्ष आते हैं। हर्ष इनको नहीं जानते हैं, तो वैसे केस में जो है ये भी जो है ये लोग भी जो है वो नहीं बोलते कि ये यहाँ पार्टनर है, ये भी चुप नहीं रहते कुछ ऐसा। तो कहा कि उनके लिए ये नहीं हुआ। तो होल्डिंग आउट किसी के साथ आप होंगे जिनके सामने या तो आपने खुद बड़ा बन करके बोल दिया मैं यहां पार्टनर हूं, या सामने वाला जब कह रहा है तो आप उसको डिनाई, मतलब थर्ड पार्टी को अगर आप ये कन्वे कर रहे हैं कि वहां आप पार्टनर हैं तो आप पार्टनर बाय, और आप उस पर्सन के लिए उतने ही कैपेबल हो, उतने ही जो है वो लायबल होंगे जितना लायबल बाकी दोनों रियल के क्या हैं? पार्टनर है। क्लियर है? माइनर पार्टनर। कहा पार्टनर क्या माइनर हो सकते हैं? कहा कि माइनर जो है वो पार्टनर जो है वो नहीं हो सकते इन जनरल, लेकिन बेनिफिट उनको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? लेकिन सारे जो है वो पार्टनर के कंसेंट से आप उसको जो है वो सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर रख सकते हैं, और लेकिन उनकी कोई लायबिलिटी, कल के डेट में सारे पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन माइनर पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। अब क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन। फीचर तो देख लिया, तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और तब क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन। बस यही बेसिकली है। अब जल्दी जल्दी बोलते चलिए। ईज इन फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी कोई ज्यादा रूल नहीं है, मर्जी है तो कीजिए, फॉर्मेट नहीं है तो रजिस्टर करने की जरूरत कंपलसरी नहीं है।
पुलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, एडवांटेज में कह रहे हैं, कहा क्यों जो है, कहा कि अब एक से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब हम सोल प्रोप्राइटर से देख रहे हैं, वहां पे कम, पुलिंग मतलब इकट्ठा करना, पुलिंग मतलब मींस क्या हुआ, इकट्ठा करना। इसी वर्ड का इस्तेमाल हम लोग म्यूचुअल फंड में करेंगे, और उस दिन पूछूंगा कि किस सब्जेक्ट में, ग्रुप बदल जाएगा, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पढ़ते वक्त इससे पहले हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। तो पुलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके क्या करेंगे, पुलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अरे दो पार्टनर है, सक्षम के भी कांटेक्ट में जो लोग हैं वहां से पैसे आएगा, हर तरंग के भी से आएगा। पहले जब सोल प्रोप्राइटर में थे तो अपने वाले कांटेक्ट से कर सकते थे, किसी और से नहीं कर सकते थे। पुलिंग ऑफ व्हाट, यहां स्टॉल और स्किल एक ही जैसा ट्रीट होता है। यहां पे जो हम स्टॉल बोलते हैं इसका मतलब है एक प्लेस, यानी या स्किल का मतलब हो गया कि इन दोनों के पास क्या है, मैनेजरियल स्किल। पुलिंग अब इकट्ठा हो गया क्योंकि दो लोगों का मैनेजरियल स्किल यहां शामिल हो गया। बैलेंस बिजनेस डिसीजन, क्यों भाई, क्योंकि सलाह देने के लिए कोई है, किसी के भी चीज को वैलिडेट करने के लिए कोई है, या उसको काउंटर करने के लिए है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब हुआ, कह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब हुआ कि आप जो है वो पहले अकेला सारा रिस्क क्या करते थे, उठाते थे। अब क्या होगा, आप रिस्क को क्या कर सकते हैं, आप उस रिस्क को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बट जाएगा। प्राइवेसी, ठीक है, वहां भी प्राइवेसी था सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन इससे ज्यादा था। अब यहां पे दो लोगों को पता है, तीन लोगों को पता है, ठीक है भाई, पब्लिक एट लार्ज को नहीं है पता, लिमिटेड लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ, आपका ये काम, मेरा ये काम, मेरा प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपका जो है वो मार्केटिंग देखना काम हुआ, सेल्स देखना आपका काम हुआ। ये इनका क्या है, एडवांटेज। एडवांटेज नहीं था, ये था जब मूड आपका अच्छा था। अब जरा मूड को खराब कीजिए, मतलब क्या देखना है, चलिए डिसएडवांटेज में जो जो चीज था वही। अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, दो ही लोग हैं ना, इंसान है, कोई अगर मर मुड़ गया तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, इन जनरल खत। अनलिमिटेड व्हाट, भले दो हैं, अभी देखा ना, दो थे तो रिस्क को बांट रहे थे, अब कहले भले दो हो लेकिन दोनों के ऊपर लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। रिस्क ऑफ व्हाट, दोनों में हो गया किसी बात के लिए, कोई भी बात हो सकता है किसी चीज को लेकर के, ये कह रहे हैं ये तेरी भाभी, वो कह रहे हैं ये तेरी भाभी, पॉसिबल, मसला किसी चीज का हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, रिस्क ऑफ व्हाट, डिसहार्मोनी। अब ऐसे केस में क्या होगा, पार्टनरशिप अच्छे से नहीं चलेगा। डिफिकल्टी इन विड्रॉवल और ब्लॉकिंग ऑफ, अपने पैसे भी अगर लग गए हैं तो ये नहीं कि जब मर्जी तब निकाल लेंगे, बाकी सारे पार्टनर के कंसेंट के बाद से ही पैसे क्या होंगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है, सारा पैसा मेरा, जब गए जाकर के क्या कर लिया, निकाला, कौन देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल, जो दूसरे इंटिटी हैं उनको आप पे भरोसा कम होता है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड वगैरह आपके ऊपर कंपलसरी होता नहीं है। तो ऐसे केस में वो जब आपके साथ डील करते हैं, पैसे देते, तो उनको डर है कि पता नहीं हमारे पैसे यहां पे सुरक्षित हैं, या इनके साथ जो डील कर रहे हैं वो अगर पूरा नहीं कर पाए तो। लैक ऑफ व्हाट, पब्लिक का भी ट्रस्ट इस पे क्या होता है, कम, क्योंकि गिने चुने लोग हैं ना, आपस में जो है वो मिल करके लोगों का पैसा लेके ठग के चले गए तो। लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल क्यों बोला, हाँ, अब इसको कोरिलेट वहां से कर ले रहे हैं, कहां से, सोल प्रोप्राइटरशिप में कह रहे हैं कि अब दोनों का जब तक क्या होगा, हाँ नहीं होगा, तब तक कोई काम। ये तो दो हुआ ना, पार्टनर तो आपके बड़े सारे हो सकते हैं, कितने तक हो सकते हैं, हमने पढ़ा 464 के अकॉर्डिंग 100, लेकिन रूल कहता है अभी के अकॉर्डिंग कि वो कितने तक, 50। अगर कल को आप 60 करना चाहे कर सकते हैं, अमेंड करने की जरूरत नहीं है एक्ट को, 80, 90, 100 तक कर सकते हैं। 100 से ज्यादा करना है तो आपके एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 464 नाम का जो सेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज, और वो बड़ा प्रोसेस होता है, इसीलिए लोग लिख देते हैं इतना तक हो सकता है, इस समय इतना है, अब इस समय उतना ही है। अच्छा, डिफिकल्टीज ऑफ एक्सपेंशन, क्यों है डिफिकल्टी एक्सेप्शन आपका जो है एक्सपेंशन में, किसके कंसेंट से होगा, सारे के सारे पार्टनर के क्या होगा,
कंसेंट से होगा, और उस समय आपके पास फंड की एबिलिटी को भी क्या करनी रहेगी, चेक करनी रहेगी। तो ये सब क्या है इनके लिमिटेशन। इससे पहले क्या देखा था, ठीक है, उससे पहले फीचर्स, ठीक। अब देखिए पार्टनरशिप और एग्रीमेंट, कहा कि जब भी पार्टनर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो किस चीज के बेसिस पे, हाँ जी, और उसी एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। कहा कि ये जो डीड और एग्रीमेंट बनता है, आखिर इसमें क्या ऐसा होता है जो ये बनाना जरूरी। कहा कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना ही चाहिए, भले आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करें या ना करें, एग्रीमेंट तो आपका रजिस्टर्ड ही रहेगा, ताकि कल के डेट में आपस में ही उलझ गए कि ये तेरा है या मेरा है, या कितना किसका है। तो इन चीजों को लेकर के सारा क्लैरिटी कहां दिया हुआ रहेगा, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है ये चीज आपका जो है वो दिया रहेगा। लेकिन आखिर इसका कंटेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या लिखते हैं, किस चीज में, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है वो कौन कौन से बातों को लिखते हैं, उसका कंटेंट क्या रहता है। तो देखिए इसमें ये सारे चीज को लिखते हैं, डेफिनेशन एंड, अब फिर इसको जा जा करके देखिए, एक एक को जो है वो जा जा करके आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, तब तो फिर वही एक बार सिर्फ पढ़ना रहेगा। उसके बाद एग्जाम में देखिए ये सब पेज जो है, बस यही 5-6 जो दिख रहा है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। डेफिनेशन एंड व्हाट, वाइटल इंफॉर्मेशन। बताइए कि आपके बीच में कोई अगर वर्ड है जिसका डिक्शनरी मतलब नहीं है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। पार्टनरशिप व्हाट, ड्यूरेशन, क्योंकि पता नहीं ना आपका किस पे है, हो सकता है कि विल पे रहे या क्या रहे, टाइम पे, तो ये बताइए। इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा कौन क्या कर रहा है, लगा रहा है। अकाउंटिंग, कैसे अकाउंट क्या होगा, मैनेज होगा। ड्यूटीज, पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर की ड्यूटी क्या, पावर क्या, और क्या ऑब्लिगेशन। तो इसमें बिल्कुल साफ है कि वो गुड फेथ में काम करेंगे, किसी तरह का कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कह रहे हैं कि बताइए कि किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या रहेगा, मतलब किस सिचुएशन में कितना रहने पे हम पैसे को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विड्रॉवल, कितना पैसा कौन निकालेगा, इसको क्या बोलते, लिखा हुआ रहेगा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया हूं, ये 1 साल बाद मुझे इसका या तो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए या क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, वो मेंशन रहेगा इस पे। एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ, शुरू में ये 2 लोग थे, अब अगर मान लीजिए एक और पर्सन को शामिल करना चाहे, ऋषभ को, तो ये क्या कहलाया, पहले ये जो है वो 5 लोग थे हर्ष तक, अब उसमें से जो है वो एक का अवस्था आया, और जो है वो ऋषभ रिटायर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर हो रहा है तो ऐसे केस में क्या हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक्सपल्सन, वो खुद नहीं हट रहा है, आप उसको धक्के मार के निकाल रहे हैं, ये क्या कहलाया, एक्सपल्सन। आपके भी एग्जाम में एक्सपल्सन होता है, पता है ना, गलती से भी चीटिंग शीटिंग मत कीजिएगा, पकड़े गए तो जो फाइन पेनल्टी हो तो अपनी जगह है, ऐसे केस में इंप्रीजमेंट तक का प्रोविजन दिया हुआ है। किस चीज का, इम्प्रीजमेंट का। और ऐसा तब किया गया जो बड़े सारे एग्जाम में ना पेपर लीक होने लगे, खासतौर पे CS नहीं, SSC, बैंक, PO, इन सब में, तो सब जगह ये चीज लगाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सबके लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, अब मुझे पार्टनर नहीं रहना है, जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि कैसे जाइएगा, कैसे, क्या सारे के लोगों का कंसेंट रहेगा। बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड, कहां से आप बैंक कर रहे हैं, कौन सा पैसा पार्टनरशिप फंड में जा रहा है, कौन सा पैसा कौन निकाल सकता है। बोरोइंग, आप पैसे कहां कहां से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और अगर पार्टनर ने जो है वो बोरोइंग किया है, तो खुद का अगर मैनेज किया, तो ऐसे केस में इनके लिए जो है वो आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर लाया तो क्या उस पर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, वरना वो बोलेगा अच्छा तू भी तो इतना लाया, तू 50% कर रहा है, मैं भी 50% करूं, अरे मैंने पैसा ज्यादा लाया तो मैं काम कम करूंगा और दाम क्या लूंगा,
ज्यादा लूंगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि ये आपको तय करना रहेगा। डिसोल्यूशन, हाँ जी, जब उसको हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन, अगर कल के डेट में इन पार्टनर के बीच में क्या हो गया, अनबन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो ये कहते हैं कि हमारे आर्बिट्रेटर जो है वो हार्दिक पांड्या होंगे। लेकिन अब याद कीजिए, अगर ये ऐसा करते हैं तो ऐसे केस में सामने वाले को भी क्या देना पड़ेगा, पढ़ा था हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। पार्टनरशिप डीड का क्या बेनिफिट है, जल्दी से एक बार पढ़िए और जल्दी बताइए। जितने चीज पढ़े हैं हमने शुरुआत ही यही किया था कि भाई आपस में हार्मोनी बना रहे, पता रहे, क्या पता रहे, किस पार्टनर का क्या काम है, किसकी क्या ड्यूटी है, कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा, किसको इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा लौटा करके देंगे, क्या किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन देंगे या नहीं देंगे। एक पार्टनर काम करता है वो सैलरी भी लेगा और प्रॉफिट में भी डिस्ट्रीब्यूशन लेगा। जो स्लीपिंग पार्टनर है सोया रहता है। स्लीपिंग का होता ये नहीं कि हमेशा सोया ही रहता है, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है कि वो पार्टनर काम नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पार्टनर कि जो है वो वर्क नहीं करता तो लिखा हुआ रहेगा, तो कल के डेट में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉफिट का शेयरिंग होगा तो सबसे पहले पहुंच जाऊंगा उछल करके और 50% मैं भी क्या करूंगा, ले लूंगा। तो इस अच्छा, अगर मान लीजिए आपने जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन आपने जो है वो इसको जो है वो डीड को जो है वो नहीं बेसिकली जो है वो क्या किया, सबमिट किया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो कहा गया कि ऐसे केस में आपको जो है वो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन दूसरे को जो है वो क्या मिलेगा। अगर आपको किसी ने सामान बेचा है तो वो आपसे पैसा वसूल सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के। आपने किसी को पैसा दिया और रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई किया तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। मतलब इसके तहत पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो है वो आप नहीं ले सकते। और ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या किया हुआ रहेगा, मेंशन रहेगा। पार्टनरशिप फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जरा देखिए। सबसे पहला चीज, पार्टनरशिप क्या तैयार कीजिए और उसको कौन साइन करे। अब इसके प्रोसेस को एक एक लाइन का प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप क्या हुआ, पार्टनर्स जो है वो क्या तैयार करे, एग्रीमेंट, और सारे पार्टनर उस पर क्या करे। और एग्जाम में भी आप भी ऐसे ही स्टेप 1 लिखिएगा, और लिखते वक्त आप क्या कीजिएगा, मैं तो यहां पे ऐसे लिखा हूं, आप यहां नहीं लिखेंगे, आप जो लिखेंगे हमेशा इसी सीध में लिखेंगे। जैसे यहां स्टेप 1 लिखा एग्जाम के लिए भी, और तो इसको मत लिखिए इस लाइन में, यहां से शुरू कीजिए लिखना। कहां से, ऐसे लिखा और उसके बाद ऐसे आ जाइए। फिर से बोलो, जैसे जब आप कॉपी लेंगे तो कॉपी में लिखेंगे ना, स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्वेश्चन अगर रहा तो उसमें जो है वो लिखेंगे स्टेप 1, और स्टेप 1 लिखने के बाद यहां पे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहां से शुरू होगा, यहां से, एग्रीमेंट से ये शुरू होगा आपका। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, फॉन्ट बड़ा क्या हुआ है आपके कॉपी में। कितने बार ऐसा होगा कि इसके कारण इधर का चीज बड़ा खराब तरीके से क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो यहां आप जब पहला स्टेप लिखते हैं तो हमेशा पहला स्टेप नहीं, कभी भी स्टेप वाइज आंसर कीजिए, तो इसको यहां से हटा करके इस सीध में रख दीजिए, या अगर आप यहीं से लिखेंगे तो फिर इसी तरह से लिखते चलिए। फिर अगला स्टेप आया तो क्या कीजिए, एक लाइन का गैप दीजिए, स्टेप 2, और फिर इस तरह से लिखिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाइए, सारे पार्टनर उसको क्या कीजिए, साइन कीजिए। आई नीड टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन, ठीक है। फाइल एन एप्लीकेशन विथ रजिस्ट्रार, कहां पे, आपके एरिया का जो रजिस्ट्रार है उसके पास फॉर्म 1 क्या कीजिए, फाइल कीजिए, जो जिस एरिया में आप आते हैं उसके साथ में। इसमें क्या लगाइए, एफिडेविट लगाइए, सर्टिफाइड कॉपी लगाइए, किसका, पार्टनरशिप डीड का। प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस या उसका रेंटल या क्या दीजिए, लीज एग्रीमेंट दीजिए। वंस द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज सेटिस्फाइड, तो वो क्या करेगा,
he can record an entry of the settlement in what register of firm and issue a certificate of। सारी बात सही लगा तो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। गड़बड़ लगा तो आपको एक बार कम्युनिकेट करेगा कि देखिए ये चीज गड़बड़ है, इसको क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म टू अप्लाई फॉर व्हाट, कह रहे हैं कि ये विथ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है कंपलसरी, लेकिन कहां पे, इनकम टैक्स के पास, इसलिए क्योंकि उसका अलग पैन कार्ड बनेगा। किसका, फर्म का बनेगा। क्या बनेगा, फर्म का पैन कार्ड बनेगा, जैसे मेरा और आपका बना हुआ रहता है। अगर ऑब्टेनिंग हो, अगर मिल गया पैन कार्ड, तो अब क्या होगा, द पार्टनरशिप फर्म इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए व्हाट, क्योंकि बिजनेस तो करंट अकाउंट में करेंगे, और उसके बाद इसी बेसिस पे आप ले लीजिए जीएसटी, क्या ले लीजिए। लेकिन अगर हमने नहीं कराया तो रजिस्टर, कहा कंपलसरी तो था नहीं, कहा नहीं कराया तो इस केस में आपके ऊपर सूट हो सकता है, आपके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। आप जो है वो किधर से नहीं होगा, आप जो है वो कंसिक्वेंस और आप कर सकते हैं, थर्ड पार्टी जिसके साथ आपने डील किया है वो बेसिकली जो है वो आप पे हर केस में क्लेम कर सकता है लायबिलिटी को लेकर के। लेकिन आपने जो है वो चेयर बेचा था और उसका 1 लाख रुपया बचा हुआ है, आप उसके ऊपर केस फाइल, ध्यान से समझिएगा, उसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया था तो कर सकता है, कर सकता है। इसीलिए डिस्करेज कर रहे हैं कि आपका जिम्मेदारी, आप इसको क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तो कह रहे हैं कि कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एक तो पहले आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, दूसरा सेट ऑफ भी नहीं होगा। अगर किसी के पैसे आपको देने 2 लाख और उसके पास आपका बचा हुआ 40,000, तो भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के सेट ऑफ नहीं करवा सकते कि भाई हम 1,60,000 देंगे, हमारा 40,000 उसमें क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। क्लियर है बात। आइए, अब हमने जितने चीज पढ़ने थे उसमें से हमने क्या क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये 2 पढ़ा। अब अगर यही पार्टनरशिप में आप क्या देखते हैं कि 50 तक ही मेंबर होंगे। आज के डेट में जो है आप जो है वो बहुत बड़ा पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर रखना चाहते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, तो कितने कम से कम होना चाहिए और किस तरह से उतने सारे लोग एक साथ मिलकर के रहेंगे। ऐसा ना हो कि जो पुराने और बड़े पार्टनर हैं वो जो है वो डोमिनेंट रहे और बाकी कैसे जो है वो सेक्शन आपका जो है वो ट्रस्ट सोसाइटी ये सब कैसे काम करते हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क का, क्वेश्चन लिखिए। 1 मिनट से रहने दीजिएगा, अभी बंद मत कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। What are the major benefits? What are the major benefit of establishing a business? What are the major benefits of establishing a business in form of partnership firm? In form of पार्टनरशिप फर्म। बताइए तो किस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने बस घुमा करके दिया है, कंटेंट इसका बस, लेकिन लैंग्वेज यही जाना चाहिए आपका। तो चलिए फिलहाल जो है वो मेरी जो है वो आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास 15